नमस्कार। जर्मन सीखते वक्त एक्यूजेटिव और डाटिव के चक्कर में अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है ना। पर कोई बात नहीं। आज इस पूरी पहेली को हम मिलकर सुलझाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम आकुजेटिव और डाटिव के बीच का जो मेन डिफरेंस है उसे समझेंगे। फिर प्रेपोजिशंस के कुछ शॉर्टकट सीखेंगे जो बहुत काम आते हैं। इसके बाद असल जिंदगी के कुछ उदाहरण देखेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। और आखिर में एक छोटी सी क्विज भी होगी, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये केस आखिर होते क्या हैं। देखिए, जर्मन में केस का मतलब बस इतना है कि वो हमें बताते हैं कि किसी वाक्य में एक नाउन का रोल क्या है। मतलब क्या वो कोई काम कर रहा है, या उस पे कोई काम हो रहा है, या फिर उसे कुछ मिल रहा है। अच्छा, तो इन दोनों में जो फर्क है वो बहुत ही आसान है। आकुजेटिव वो चीज़ या इंसान है जिस पर क्रिया का मतलब एक्शन का सीधा असर पड़ता है। मान लीजिए मैंने एक गेंद फेंकी, तो असर किस पर हुआ? गेंद पर। तो गेंद यहाँ आकुजेटिव है। वहीं दूसरी तरफ डाटिव वो है जिसे कुछ मिलता है। अगर मैंने गेंद किसी को फेंकी, तो वो जो कोई है वो डाटिव है। बस इतना ही सिंपल है। चलिए, बेसिक चीजें तो समझ आ गईं। अब आते हैं प्रेपोजिशंस पर। इनको आप एक तरह से ग्रामर का गाइड या ट्रिगर वर्ड समझ सकते हैं। ये हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देते हैं, क्योंकि ये खुद ही तय कर लेते हैं कि इनके बाद आने वाला नाउन किस केस में होगा। तो ये है हमारी एक्यूजेटिव ओनली टीम। अगर किसी भी वाक्य में आपको इनमें से कोई भी शब्द नजर आए, तो बस आंख बंद करके मान लीजिए कि उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा हमेशा एक्यूजेटिव केस में ही होगा। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और ठीक उसी तरह यह है हमारी डाटिव ओनली टीम। बिल्कुल पिछले वाले नियम की तरह ही, अगर ये शब्द आपको कहीं दिख जाएं, तो समझ जाइए कि अगला नाउन डाटिव केस में ही होगा। इन लिस्ट को याद करने से ही आधी परेशानी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं उन प्रेपोजिशंस की जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जिन्हें टू वे प्रेपोजिशंस कहते हैं। ये कभी अकुजेटिव लेते हैं तो कभी डाटिव। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको पहचानने का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। तो वो सुनहरा नियम ये है, मूवमेंट वर्सेस लोकेशन। अगर वाक्य में किसी भी तरह की मूवमेंट हो रही है, मतलब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो हम आकुजातिव इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई चीज़ पहले से ही किसी जगह पर स्थिर है, मतलब स्टैटिक है, तो डाटिव का इस्तेमाल होगा। बस यही वो चाबी है जिससे टू वे प्रपोजिशंस का ताला खुलता है। चलिए, अब इन सारे नियमों को असली दुनिया के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इससे चीजें और भी साफ हो जाएंगी। हम श्रेयांश, जो मेडिकल फील्ड में है, और खुश, जो गेमिंग में है, उनके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस पहले उदाहरण को देखिए। यहां देखने का जो एक्शन है वो सीधे सीधे मरीज पर हो रहा है। तो मरीज यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इसीलिए देयर पेशेंट बदलकर अकुजातिव केस में देन पात्सिएंटन हो गया है। अब इस वाक्य में देखिए, यहां दवा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दवा दी किसे जा रही है? ये मरीज को मिल रही है। तो मरीज यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब जिससे एक्शन का फायदा मिल रहा है। इसीलिए मरीज डेटिव केस में है और देयर पेशेंट अब डेम पेशेंट इन हो गया है। और ये स्लाइड तो मूवमेंट और लोकेशन के नियम को एकदम साफ कर देती है। जब श्रेयांश स्टेथोस्कोप को मेज पर रख रहे हैं, तो ये एक मूवमेंट है, एक एक्शन हो रहा है, इसीलिए ऑफडेंटिश यानी आकुजेटिव। लेकिन जब स्टेथोस्कोप पहले से ही मेज पर रखा हुआ है, वो एक स्थिर लोकेशन है, तो हम कहेंगे ऑफडेम्टिश यानी दैटिव। अब जरा खुश का उदाहरण देखते हैं। यहां खरीदने का एक्शन सीधा किस पर हो रहा है? नए गेम पर। तो दास नोये स्पील हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए ये आकुजाटिव केस में है। इस वाक्य में खुश एनिमेशन दिखा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ये एनिमेशन किसे दिखा रहे हैं? टीम को। तो टीम यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसे कुछ मिल रहा है, और इसीलिए टीम डाटिव केस में है, देम टीम। चलिए, अब देखते हैं कि जब श्रेयांश और खुश आपस में बात करते हैं, तो ये सारे नियम असल में कैसे सुनाई देते हैं। यहां देखिए, खुश डाटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, देम टीम, क्योंकि गेम टीम के लिए खरीदा जा रहा है। और वहीं श्रेयांश अकुजाटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, देन पेशिएंटन, क्योंकि वो सीधे मरीज को देख रहे हैं।
और ये तो मूवमेंट बनाम लोकेशन का एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है। खुश का टैबलेट मेज पर जा रहा है, ये मूवमेंट है, इसलिए आकुसाटिव, और श्रेयांश का स्टेथोस्कोप पहले से ही मेज पर पड़ा है, ये लोकेशन है, इसलिए दाटिव। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल, Ich gebe blank Patientin। सोचिए, यहां दवा पेशेंट को मिल रही है, तो कौन सा केस होगा? और दूसरा, Ich sehe blank Patientin। यहां देखने का एक्शन सीधे पेशेंट पर हो रहा है, तो क्या आएगा? थोड़ा सोचिए। अब आखिरी दो सवाल, ये टू वे प्रपोजिशन के नियम पर हैं। पहले वाले में मूवमेंट है या लोकेशन, और दूसरे वाले में? ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। और ये रहे सही जवाब। पहले का जवाब है डेम, क्योंकि मरीज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे का है डेन, क्योंकि मरीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तीसरे में आएगा ऑफ डेन, क्योंकि किताब को रखने में मूवमेंट है। और चौथे का जवाब है ऑफ डेम, क्योंकि किताब पहले से मेज पर है, यानी लोकेशन। मुझे यकीन है कि ज्यादातर जवाब सही हुए होंगे। देखिए, इन नियमों को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। तो ये रहा आज का होमवर्क। इसे जरूर पूरा कीजिएगा, इससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज के बाद अक्यूज़ेटिव और डाटिव की पहेली आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं रहेगी। याद रखिए, ये बस क्या और किसे का खेल है। तो अब जब नियम पता चल गए हैं, आप अपना पहला कौन सा जर्मन वाक्य बनाने वाले हैं जिसमें इन दोनों का सही इस्तेमाल हो? सोचिएगा जरूर।